Hello guys, I'm Avi Shukla and today we are going to start new topic, that is Battle of Buxar. We have already covered till Battle of Plassey, and if you have not seen those videos then go to our playlist and see them. Okay, so from Plassey to Buxar, how we reached is going to our first topic. Plassey से बक्सर लड़ाई पहुंची कैसे, Who were the parties, किस किस के बीच में लड़ाई हुई. ओके, तो सबसे पहले किस तरीके से हम पहुंचते हैं वहां तक, एक बैकग्राउंड, एक बेस, सबसे पहले उसकी बात करेंगे. ओके, फिर बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर में हुआ क्या. ओके, फिर उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में, एंड देन बैटल ऑफ बक्सर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. एंड इट कैन टेक आई थिंक 2 पार्ट्स. ओके, सो बैटल ऑफ बक्सर को स्टार्ट कर रहे हैं. बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सारे कॉस्ट समझने हैं, सब कुछ समझना है. ओके सर. सो बैटल ऑफ प्लासी में जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें सिग्निफिकेंस देखे थे सबसे लास्ट में, और उसमें 2 सिग्निफिकेंस थे जिसको जो हमें एक बेस देंगे बैटल ऑफ बक्सर को समझने के लिए. ओके, जहां से बैटल ऑफ बक्सर की शुरुआत, आई मीन नॉट शुरुआत, बट जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुआ. ओके, so we have learned that 22.5 million rupees were to be given to EIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. मीर जाफर को 22.5 मिलियन रुपीज देने थे 5 साल में. ओके, एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी posted a resident in नवाब्स कोर्ट. ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी में. ओके, अब ये किस तरीके से रोल प्ले करेंगी बैटल ऑफ बक्सर में, उसको समझना है. बिकॉज ऑफ दिस रेसिडेंट रॉबर्ट क्लाइव used to interfere in every policy, in every step taken by the Nawab. Okay, so this interference by EEIC. Okay, ये जो इंटरफियरेंस थी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी नवाब के हर एक डिसीजन में, हर एक पॉलिसी में, वो पसंद नहीं आता है मीर जाफर को. ओके, तो मीर जाफर, English East India Company thought that Mir Jafar will prove to be a puppet Nawab, and he was. But अब हर एक पॉलिसी में इंटरफेरेंस, नवाब की खुद की भी एक डिग्निटी होती है ना. हर एक पॉलिसी में इंटरफेरेंस, हर एक स्टेप में इंटरफेरेंस, डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस. तो ये जो इंटरफेरेंस था ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द रेसिडेंट दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोस्टेड इन नवाब्स कोर्ट. ओके, सो ये इंटरफेरेंस बढ़ जाता तो मीर जाफर एक कॉन्स्पिरेसी हैच करते हैं डच के साथ. मीर जाफर डच के साथ मिल जाते हैं, डचेस के साथ, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी को हैच करते हैं, और एक बैटल होता है डच और EEIC के बीच में, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डचेस को हरा देती है. और ये पता चल जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि डच वॉज सपोर्टेड बाय मीर जाफर. ओके, एंड ये जो 22.5 मिलियन रुपीस देने थे मीर जाफर को 5 साल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो भी मीर जाफर नहीं दे पा रहा था क्योंकि फाइनेंसेस ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहे थे. प्राइवेट ट्रेड 10 तक का मिसयूज हो रहा था, तो जो पोर्ट की इकोनॉमी थी वो भी कोलैप्स कर रही थी. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है. तो इस हर चीज से जो फाइनेंस था बंगाल का वो बहुत ज्यादा डाउन जा रहा था. तो ये जो 22.5 मिलियन रुपीस थे ये भी वो पे नहीं कर पा रहा था जाफर. ओके, और ये इंटरफेरेंस. तो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि वी हैव टू चेंज द नवाब ऑफ बंगाल. अब मीर जाफर की जगह किसी और नवाब को हमें थ्रोन पे बैठाना पड़ेगा. और उसी समय, उसी बैकग्राउंड में मीर जाफर का जो सन था मिरान, उसकी हो जाती है डेथ. मीर जाफर के सन की डेथ हो जाती है. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस बढ़ रहा होता है, तो मीर जाफर एक कॉन्स्पिरेसी हैच करता है उनके खिलाफ डच के साथ. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच को हरा देती है. तो अब बहुत एक टसल है जाफर
और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और उसी बैकग्राउंड में जो जाफर का सन था वो मर जाता है, तो नवाबशिप के लिए कोर्ट में फिर से पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। और अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए एक और नवाब जो उनके लिए टोटली एक पपेट की तरह प्रूव हो, एक टोटली पपेट की तरह काम करे। ओके, तो अब मीर जाफर के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है मीर काजिम को सपोर्ट करती है, और एक ट्रीटी साइन होती है मीर काजिम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उस ट्रीटी के कुछ प्रोविजंस थे, उनको हमें देखना है, वो फैक्चुअल है लेकिन उन्हें याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले 3 टेरिटरीज मिदनापुर, चटगांव एंड बुर्दवान, इन 3 टेरिटरीज को मीर काजिम सीड कर देता है, दे देता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मीर कासिम सीडेड द टेरिटरीज ऑफ मिदनापुर, चटगांव एंड बुर्दवान टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, दूसरा प्रोविजन, जो साउथ इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर्स फाइट कर रही थी, उनको फाइनेंस करता है मीर कासिम। मीर कासिम विल फाइनेंस द वॉर्स फॉट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द सदर्न रीजन। ओके, फाइनेंस कर रहा है वॉर। मीर कासिम के एनिमी कंपनी के एनिमी होंगे, कंपनी के एनिमी मीर कासिम के एनिमी होंगे। ओके, ईच अदर्स एनिमी विल बी ईच अदर्स एनिमी, ईच अदर्स एनिमी। जो मीर कासिम के एनिमी होंगे वो कंपनी के भी एनिमी माने जाएंगे, और जो कंपनी के एनिमी होंगे वो मीर कासिम के भी एनिमी माने जाएंगे। फोर्थ, कंपनी विल गेट हाफ शेयर इन द चूनम ट्रेड ऑफ सिलहट। अब सिलहट क्या है? सिलहट एक सिटी है या टाउन कह सकते हैं, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। पहले बांग्लादेश बंगाल का ही पार्ट था, तो बंगाल में ही था। यहां सिलहट में चूनम की ट्रेड होती थी। चूनम मतलब लाइमस्टोन, चूनम की ट्रेड हुआ करती थी। चूनम मतलब लाइमस्टोन। ओके, तो इस ट्रेड में जो भी शेयर होगा उसका 50% इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। ओके, सो EEIC विल गेट 50% शेयर इन द चूनम ट्रेड ऑफ सिलहट। ओके, these are given in your spectrum. चूनम ट्रेड ऑफ सिलहट। मीर कासिम ceded the territories of Midnapur, Chatgaon and Burdwan to English East India Company. He will finance the war that English East India Company were fighting in the southern region, and he gave 5 lakh rupees for that. Okay, company's enemy will be Mir Qasim's enemy, and Mir Qasim's enemy will be company's enemy. English East India Company will get 50% share in the चूनम ट्रेड ऑफ सिलहट। ये जो 1760 में जो ट्रीटी होती है मीर कासिम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, उसकी ये कुछ प्रोविजंस हैं, फैक्चुअल है लेकिन आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ मीर कासिम वाज अ एबल नवाब। ओके, बहुत ही एबल नवाब था, लर्नेड था। मीर कासिम वाज अ वेरी एबल नवाब। ओके, ही टुक सम स्टेप। उसको पता था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से इंटरफियर करेगी, इवन दो ही हैड साइंड अ ट्रीटी हाईली बेनिफिटिंग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ही नोज दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल इंटरफियर इवेंचुअली इन हिज रूल। सो ही टुक सम स्टेप। वो कुछ स्टेप्स लेता है उस इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, वो स्टेप्स क्या थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, he shifted his capital from Murshidabad to Munger in Bihar. ओके, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला स्टेप, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर।
He remodeled his army. He remodeled his army and bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी और आर्मी को रीमॉडल किया. ब्यूरोक्रेसी को रीमॉडल क्यों किया? बिकॉज ही वॉन्टेड हिज मिनिस्टर टू बी ऑफ हिज ओन चॉइस. वो जो मिनिस्टर्स थे उसके, जो नवाब में, वो खुद की चॉइस के चाहता था, क्योंकि उस समय तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ चुका था. तो बहुत सारे लोगों के अच्छे रिलेशन बन जाते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. सो ही वॉन्टेड हिज ब्यूरोक्रेट्स of his to be highly efficient, so he remodeled them. और उनको अपनी चॉइस के ब्यूरोक्रेट्स को अपने कोर्ट में रखता है. He remodeled his army. He strengthened his army. He strengthened his army. He strengthened his army. He remodeled his army. He strengthened his army. Why he strengthened his army? He strengthened his army to fight the wars. He knows that there can be a situation where he has to fight a war with EIC. So he remodeled his army also on the European lines. यूरोपियन की तरह उसने अपनी आर्मी को रिमॉडल किया. So he took these steps in order to maintain a distance from English East India Company. He shifted his capital from Murshidabad to Munger. He remodeled his army and he remodeled his bureaucracy. Okay, now अब ये तो एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया कि बैटल ऑफ बक्सर होने से पहले चल क्या रहा है. अब बैटल ऑफ बक्सर के कॉजेस, बैटल ऑफ यहां से, इस सिचुएशन से अभी 1760 और उसकी बात चल रही है, 1760 से 1764 तक क्या क्या होता है जिस दौरान ये बैटल ऑफ बक्सर होता है. ओके, हाउ वी रीच्ड इन द बैटलफील्ड ऑफ बक्सर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. ओके, सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थॉट that Mir Kazim will prove to be a puppet नवाब. हर एक बात मानेगा उनकी, जैसे वो कहेंगे वैसे चलेगा, बट ऐसा होता नहीं है. मीर काजिम वाज अ एबलेस्ट नवाब, बहुत ही एबल्ड था. सो जो थॉट था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि ही विल प्रूव टू बी अ पपेट नवाब, वो खत्म. वो उनकी तरीके से काम नहीं कर रहा है. अब सिचुएशन क्या है, बिहार में एक डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार नाम था राम नारायण. डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार राम नारायण, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स ऑफ नवाब की कॉल को ये जो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार था राम नारायण, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. नवाब वांटेड द अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बिहार, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल्स बिकॉज ही इज सपोर्टेड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. राम नारायण was supported by English East India Company. So first reason for the tussle between English East India Company and Nawab is that English East India Company is supporting Ram Narayan, the deputy governor of Bihar, who is not responding to the calls of Nawab. Nawab wanted to get the information about the accounts, about the finances of Bihar, but he is not responding because he was supported by English East India Company. First, and second, misuse of dastak by English East India Company's servant. ओके, अब ये क्या है इसको समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है. ओके, किस तरीके से प्राइवेट ट्रेड होता था, प्राइवेट ट्रेड से किस तरीके से लोकल मर्चेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था, और उससे किस तरीके से बंगाल के फाइनेंसेस डिक्लाइन कर रहे थे. ये इस मिसयूज ऑफ दस्तक में है कि किस तरीके से दस्तक का मिसयूज फाइनेंसिस में गिरावट ला रहा था, लोकल मर्चेंट्स को जो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, और इसको जब अबॉलिश कर देता है मीर काजिम, दैट बिकेम इमीडिएट कॉज फॉर द बैटल ऑफ बक्सर. ओके, अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक दिए थे मुगल एम्परर ने, जिससे वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल में. ड्यूटी फ्री ट्रेड, ओके, ड्यूटी फ्री ट्रेड. एक एनुअल पेमेंट करना होता था उनको
एम्परर को, और पूरे साल वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे। इस ड्यूटी फ्री ट्रेड ने जो फाइनेंस थे बंगाल के, क्योंकि एक जो इकोनॉमी थी बंगाल की वो डिपेंड थी जो पोर्ट से टैक्स लगाते थे ट्रेड पे, उस पे, ओके। तो फाइनेंसेस ऑफ बंगाल डिक्लाइन। ये भी कोई बात नहीं। अब इन दस्तक का मिसयूज किस तरीके से शुरू होता है, ओके। मिसयूज दस्तक का किस तरीके से शुरू होता है। अब ये दस्तक थे ये कंपनी के ऑफिशियल्स के पास होते थे। कंपनी के ऑफिशियल से जो कंपनी के सर्वेंट्स हुआ करते थे वो ले लेते थे, सर्वेंट्स, ओके। अब ये सर्वेंट्स इन दस्तक को दो तरीके से यूज करते थे। पहला तरीका, ये खुद एक प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हो जाते थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ होल को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का मौका दिया है। आप मान लीजिए एक सर्वेंट है S1, ओके, उसने एक दस्तक ले लिया। अब उस दस्तक को या फिर तो और कुछ सामान उठा लिया कंपनी में से, 5 सामान उठा लिए कंपनी में से बेचने के लिए, और दस्तक ले लिया और दस्तक दिखाया, और उस सामान को जो उसे बेचना था उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रही है और उसके जो सर्वेंट्स हैं वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं। तो प्राइवेट ट्रेड इसी को कहते हैं, जो सर्वेंट्स किया करते थे दस्तक का मिसयूज करके, ओके। सो पहला तरीका प्राइवेट ट्रेड, यहां से पैसे कमाते थे। दूसरा तरीका और निकाला उन्होंने। दूसरा तरीका क्या था, इन दस्तक को वो सेल कर दिया करते थे दूसरे मर्चेंट्स को। मानो डचेस को सेल कर दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दस्तक दे दिया डच को। तो ये लोग भी अब ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी उन्हीं की ट्रेड पे नहीं लगाई जाती थी जिनके पास दस्तक होते थे। तो अब ये दस्तक इसे देगा तो ये इसे रुपए देगा, ओके। तो जो सर्वेंट हुआ करते थे प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज होते थे, पहले तो उससे भी घाटा हो रहा था बंगाल को, और दूसरे मर्चेंट्स को भी वो सेल कर दिया करते थे मिनिमल अमाउंट ऑफ प्राइस में दस्तक को। तो वो लोग भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करते थे, तो उससे और घाटा हो रहा था। यहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि ये तो एक एनुअल पेमेंट भी दे रहे हैं मुगल एम्पायर को। लेकिन ये जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, यहां ये करप्शन जो हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है बंगाल के लिए, ओके। अब एक चीज और समझनी है यहां पे। इतने के बाद जब ड्यूटी फ्री ट्रेड कोई भी आदमी करेगा, अगर उसकी सामान पे मान लो कोई एक प्रोडक्ट है P1, इसी को एक इंडियन मर्चेंट भी सेल करता है, और इसी को एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी सेल करती है। क्योंकि इनकी ट्रेड पे कोई भी टैक्स नहीं लगा है, तो ये उस प्रोडक्ट को कम पैसों में सेल करेंगे। इसी प्रोडक्ट की इनकी जो प्राइस होगी वो हाई रहेगी, तो लोग किसको लेंगे, जिसकी प्राइस कम होगी। सो इंडियन मर्चेंट्स वर फेसिंग अनइक्वल कंपटीशन इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ दस्तक की वजह से इंडियन मर्चेंट्स को एक अनइक्वल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था मार्केट में। अब इस सबको देखते हुए, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप लेता है मीर कासिम अबॉलिश्ड द ड्यूटीज ऑल टुगेदर, कि किसी भी ट्रेड पे टैक्स नहीं होगा, बिकॉज ही वांटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द कॉम्पिटिशन that Indian merchants are facing. He wanted to solve that problem, so he abolished the duties altogether. ड्यूटीज को कोई भी ट्रेड करेगा बिना ड्यूटी फ्री ट्रेड होगी। अब इससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा घाटा, क्योंकि उनका ये जो प्रोडक्ट था वो कम पैसों में जाता था, तो उनके जो प्रोडक्ट था वो ज्यादा सेल होता था। अब यहां से टसल, पहले तो रामनारायण वाला केस और फिर मिसयूज ऑफ दस्तक वाला केस, और मिसयूज ऑफ दस्तक का ये एक्सप्लेनेशन किस तरीके से हो रहा था, ये एक बहुत ही ज्यादा टसल क्रिएट कर देता है मीर कासिम
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनिशियली ये सोचा था कि मीर काजिम विल प्रूव टू बी अ पपेट नवाब, बट ही टुक सम ब्रिलियंट स्टेप्स। ही रीमॉडल्ड हिज आर्मी, ही रीमॉडल्ड हिज ब्यूरोक्रेसी, ओके, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, ही टुक दिस स्टेप in order to solve the problems faced by the Indian merchants. So the tussle became more and more grave between English East India Company and Mir Kazim. Now मीर काजिम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दो तीन छोटे छोटे बैटल्स होते हैं जिसमें मीर काजिम हार जाता है। देन मीर काजिम गोज टू अवध, अवध को जाता है, अवध के नवाब से हेल्प मांगता है, ओके। मीर काजिम goes to Awadh and takes the help from Suja ud Dौला, सुजा उद दौला से हेल्प मांगता है। अब सुजा उद दौला, मीर काजिम बंगाल, सुजा उद दौला अवध और शाह आलम सेकंड मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर, सॉरी, मुगल एम्परर, ये तीनों टीम अप करते हैं और ये तीनों लोग, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बंगाल भी इंक्लूडेड है, अवध भी इंक्लूडेड है और मुगल एम्परर। इवन दो मुगल एम्पायर उस समय तक बिल्कुल डिक्लाइन कर चुका था, बट फिर भी अभी भी इंडिया के जो रूलर्स थे, जो इंडिया का जो एक रूलर है वो मुगल एम्परर ही होता था, ये इन नेम ओनली बट स्टिल, ओके। तो पॉलिटिकल हेड यूज्ड टू बी द, अब मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर भी इंक्लूडेड है, सुजाउद्दौला अवध भी और बंगाल भी, इन तीनों और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बक्सर में होता है बैटल ऑफ बक्सर, जहां पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को हरा देती है। दिस वॉज द बैटल विच वॉज एक्चुअली फॉट। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी में जो उन्होंने बहुत ही प्लासी प्लंडर था, जिससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और या फिर फाइनेंशियल गेन्स हुए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे उन्होंने जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाई थी वो यहां पे बहुत ज्यादा काम कर दिया। इवन दो three forces are together, but still they got defeated by the English East India Company. Okay, so 1764 Battle of Buxar, English East India Company defeated combined armies of Bengal, Awadh and Mughal Emperor. So this was Battle of Buxar. Now we will talk about Battle of Buxar's importance or its significance, Treaty of Allahabad. Okay, so after the Battle of Buxar, when three of the combined forces got defeated, English East India Company again made Mir Jafar the emperor, नवाब। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से मीर जाफर को नवाब बना देती है। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर ग्रांटेड द परमिशन टू डू ड्यूटी फ्री ट्रेड, except 2% ड्यूटी ऑन सॉल्ट। सॉल्ट की ट्रेड में बस 2% टैक्स लगेगा, बाकी सारी ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड। आफ्टर द डेथ ऑफ जाफर की डेथ के बाद नजीमुद्दौला माइनर सन ऑफ जाफर becomes the नवाब।
So, after defeating the three combined armies, English East India Company again made Mir Jafar the Nawab. Okay, English East India Company were granted the permission to do duty-free trade except for 2% duty on salt. And Jafar, when died, his minor son Nazim-ud-Dawla becomes the Nawab. So now, इस टॉपिक में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रह गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर का। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद डिफरेंट अवध के साथ अलग तरीके से करता है, सहालन का अलग तरीके से करता है रॉबर्ट क्लाइव। सो अब उसको समझना है। आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाला जो लेक्चर होगा वो जो टॉपिक होगा वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो टेक केयर, बी हेल्दी, study hard, and yes, we will crack it together. Thank you.